एक 8 साल की गोरी लड़की। सीमा, ये गुड़िया तेरी नहीं मेरी है। ला ये गुड़िया मुझे दे। देख, इसका रंग बिल्कुल मेरी तरह गोरा है और तू तो सांवली है। पापा देखो ना, दीदी मुझसे ऐसे ही सब कुछ छीन लेती हैं। हाँ, क्योंकि मैं सुंदर हूँ और तू बदसूरत। रीमा, ऐसे नहीं कहते बेटा। सीमा तुम्हारी सगी बहन है। पर वो मुझ जैसी सुंदर नहीं है पापा, इसलिए हर खूबसूरत चीज पर पहला हक मेरा है। रीमा, सीमा तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। अपने लिए कुछ खरीदने से पहले वो तुम्हारे लिए खरीदती है, पर तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये गलत बात है बेटा। रीमा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। रीमा सीमा की बड़ी बहन थी। रीमा गोरे रंग की थी, जबकि सीमा का रंग सांवला था। रीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, इसलिए वो हर जगह सीमा को अपने से पीछे रखती थी। दिन बीते, साल बीते, रीमा और सीमा दोनों बहनें बड़ी हो गईं और कॉलेज जाने लगी। वहां भी रीमा ने सीमा को अपने से पीछे ही रखा। देखो गर्ल्स, नाटक की सारी तैयारियां हो गई हैं। सबको रोल देने का काम प्रोफेसर शिल्पा ने मुझे सौंपा है, इसलिए मैं तो प्ले में प्रिंसेस बनूंगी। रीमा, तूने सबको रोल बांट दिए, पर अपनी सगी बहन सीमा को कोई रोल नहीं दिया। अरे, उसे पता है उसे मेरे पीछे खड़ा होना है और पंखा घुमाना है, यही तो उसका रोल है। रीमा, तुम अपनी बहन सीमा को नाटक में एक नौकरानी का रोल दोगी? हाँ दूंगी, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल मेरी बहन नहीं लगती। इतनी देर में सीमा भी आ जाती है। रीमा सॉरी, वो मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। तो फिर लेट होने की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब मेरे पीछे आकर खड़ी हो जा और मुझे पंखा कर, बस यही तेरा रोल है। रीमा का ऐसा बर्ताव कॉलेज की सारी लड़कियां देख रही थी, पर कोई क्या कहता। रीमा इतनी घमंडी थी कि उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। सीमा चुपचाप रीमा के पीछे खड़ी हो जाती है। स्टेज पर प्रोग्राम के बीच जब रीमा और सीमा के माता पिता ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। रीमा का स्वभाव दिन पर दिन ऐसा ही होता जा रहा था। रीमा और सीमा दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। रीमा बड़ी थी, उसकी शादी के रिश्ते आने लगे। एक अच्छी फैमिली का रिश्ता रीमा के लिए आया। रीमा ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मम्मी पापा, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मुश्किल से 20,000 रुपए कमाने वाला लड़का है ये, और वैसे भी मैं एक अमीर खानदान के इकलौते बेटे रोहन से प्यार करती हूँ। रोहन के पापा एक जाने माने व्यापारी हैं। जानकी, ये लड़की हमारी एक नहीं सुनेगी। मैं सीमा के लिए उन लोगों से बात करता हूँ। सीमा की शादी अनिल से हो जाती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, और रीमा अपनी पसंद के लड़के रोहन से शादी कर लेती है। शादी के बाद रीमा में और भी घमंड आ जाता है, क्योंकि वो एक अमीर खानदान की बहू बन चुकी थी। मम्मी, मैं और रोहन घूमने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। और सीमा, तू बता, तू कहाँ जा रही है? मैं तो कुल्लू मनाली और शिमला जाऊंगी। अच्छा, क्या बात है? क्या हुआ दीदी, आप हंसने क्यों लगी? बस ऐसे ही, मैं तो तेरे बारे में सोच रही हूँ। ना तो तू देखने में सुंदर है और ना ही तेरी शादी पैसे वाले घर में हुई। मुझे देख, मैं देखने में भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत और गोरी हूँ, और मुझे पति भी हैंडसम और पैसे वाला मिला है। रीमा बेटी, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बचपन की बात और थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। अपनी छोटी बहन से इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। रीमा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। हमें जीवन में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तुम्हें सीमा और उसके पति अनिल के लिए ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अनिल स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनका शहर में बहुत नाम है। जो भी है पापा, मेरे हस्बैंड जैसे अमीर नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। मुझे बाजार से शॉपिंग करनी है और कल सुबह ही हमें बाय कार एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ठीक है सीमा, मैं तुझसे आकर मिलूंगी। बाय दीदी, अपना ख्याल रखना। पता नहीं ये लड़की अपनी ही धुन में खोई रहती है। रीमा अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए एयरपोर्ट निकल जाती है। उधर सीमा भी अपने पति अनिल के साथ टैक्सी में निकलती है। अरे, हमें तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था, पर ये रास्ता तो अलग है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है सीमा, हम हनीमून के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। पर ये कब हुआ, कैसे? अनिल सीमा को लेने जब उसके मायके गया तब उसने रीमा की बातें सुन ली थी, और उसने पैसों का इंतजाम करके थाईलैंड की एयर टिकट करवा ली। अनिल के इस रूप को देखकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो और अनिल अभी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है। अनिल, वो देखिए, कोई गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप तो डॉक्टर हैं,
चलिए देखिए ना, शायद आप कुछ कर सको। तुम घबराओ नहीं सीमा, मैं देखता हूँ। अनिल एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। वो हैरान रह जाता है। रीमा और उसका पति रोहन घायल थे। सीमा जल्दी आओ, ये तो रीमा दीदी और जीजू हैं। दीदी जीजू? हे भगवान अनिल, मेरी दीदी जीजू को बचा लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी आप घबराओ नहीं, आपकी छोटी बहन आपको कुछ नहीं होने देगी। अनिल एक डॉक्टर था। उसने एम्बुलेंस के आने तक रीमा और रोहन को संभाले रखा। एम्बुलेंस में अनिल और सीमा रीमा और रोहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। काफी देर तक इलाज के बाद रीमा और रोहन की तबीयत में सुधार आता है। घबराने की कोई बात नहीं है, रीमा दीदी और जीजू अब खतरे से बाहर हैं। अनिल, मुझे दीदी से मिलना है। हाँ, एक एक करके आप सब उनसे मिल सकते हैं। रीमा के मम्मी पापा सास ससुर सब रीमा और रोहन से मिलते हैं। सीमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। किस लिए दीदी? आप माफी क्यों मांग रहे हो? बचपन से तेरे साथ मैंने आज तक जो व्यवहार किया उसके लिए मेरी बहन। दीदी आप मेरी बहन हो और अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते, और जो माने वो फिर अपने ही क्या। हमारे कारण इनका हनीमून भी खराब हो गया। खराब कहाँ हुआ है? अब हम चारों मिलकर थाईलैंड घूमने जाएंगे, क्यों सीमा? हाँ दीदी। बिल्कुल, और इसके लिए आप दोनों को कुछ दिन अच्छे से आराम करना होगा। ओके डॉक्टर जीजू। और सब खुशी से हंस देते हैं। रीमा सीमा के मम्मी पापा दोनों बहनों को गले मिलता देख खुशी से रो पड़ते हैं। ये कहानी है जय और शालू मेहता की इकलौती बेटी नंदिनी की। जय मेहता का नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में आता था। नंदिनी को किसी बात की कमी नहीं थी। वो जो चाहती जब चाहती उसे मिल जाता, चाहे वो महंगी से महंगी ड्रेस हो या बड़े ब्रांड के जूते। सारी चीजें नंदिनी को आसानी से मिल जाने के कारण वो धीरे धीरे बहुत घमंडी हो गई। उसे अपने आगे सभी छोटे दिखाई देते। एक सुबह की बात है, नंदिनी बिस्तर पर सोई हुई थी। उसकी नौकरानी उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वो कमरे की खिड़की का पर्दा हटाती है। अचानक से सूरज की रोशनी नंदिनी की आंखों पर पड़ती है। कौन बदतमीज है ये? दिखाई नहीं देता मैं सोई हुई हूँ। माफ करिए मैडम, मैं अभी पर्दा लगा देती हूँ। तुम्हारे जैसे नौकर कुत्ते की दुम की तरह होते हैं। अरे कितनी बार समझाया 10 बजे के पहले मेरे कमरे में कोई ना आए। नंदिनी अपनी नौकरानी पर गुस्सा कर ही रही थी कि उसके कमरे में उसके मम्मी और पापा आ गए। अरे नंदिनी, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा था इस कमरे में आने को। क्या पापा, आप भी सुबह सुबह जगा दिया। 10 बज गए बेटा। अच्छा सुनो, जरा बाहर तो आओ। बाहर? उसके बाद जय मेहता अपनी बेटी नंदिनी को अपने बड़े से बंगले के गेट पर ले जाते हैं। वहाँ लाल रंग की एक बहुत ही महंगी और शानदार कार खड़ी होती है। नंदिनी उसे देखकर उछल पड़ती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। हैप्पी बर्थडे नंदिनी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। शाम को नंदिनी के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। शहर के बहुत सारे रईस उस पार्टी में आते हैं। नंदिनी की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पूजा, दिव्या और अबिका भी उस पार्टी में आई होती हैं। नंदिनी उनसे हंसी मजाक में बिजी होती है। तभी एक वेटर उधर से गुजरता है जो मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जा रहा होता है। नंदिनी अपने दोस्तों को देखकर आंख मारती है और जानबूझकर उसके पैरों में अपनी टांग गड़ा देती है। वो बेचारा नीचे गिर जाता है। सॉरी मैम, सॉरी मैम। सॉरी माई फुट? क्या करूँ मैं तुम्हारी सॉरी का? मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी तूने। मैं अभी साफ कर देता हूँ मैम। तुम साफ नहीं करोगे तो क्या मैं करूंगी स्टूपिड? वेटर चला गया। उसके बाद नंदिनी और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। तेरा भी जवाब नहीं नंदिनी, उस बेचारी की गलती तो थी नहीं, लेकिन तूने तो उसे ये फील करा दिया कि गलती उसी से हुई है। अरे तूने देखा नहीं कैसे चौड़ा होकर मेरे सामने से गुजर रहा था? 1 सेकंड में जमीन पर ला दिया। ये गरीब लोग जमीन के लायक ही हैं, इन्हें सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने घमंड में चूर नंदिनी किसी के साथ भी बदतमीजी करती। उसे जो मन होता वो कहती। उसके सामने अगर कोई उसका विरोध करता तो जब तक वो उसे सबक नहीं सिखा देती उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी लंच कर रही थी, तभी उसकी नजर सहमी सहमी सी एक लड़की पर पड़ी जिसने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे। उसने उसे देखा तो उसे इशारे से बुलाया। वो लड़की उसके पास आई। ए लड़की, तुझे दिख नहीं रहा कि ये टेबल कितनी गंदी हो गई? तुम पोछा क्यों नहीं मारती? पोछा? बहरी है क्या? पोछा ही कहा मैंने। वो लड़की पोछे का कपड़ा उठाकर उसकी टेबल पर पोछा मारने लगती है। जरा ठीक से लगा, ये क्या काम चोरी कर रही है? पहले तुझे नहीं देखा यहाँ? तुझे नया नया रखा है क्या? जी मैं यहाँ आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हेमा है। स्टूडेंट और ऐसी?
ये कॉलेज वाले आजकल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे हैं क्या? नंदिनी की बातों का हेमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। हेमा पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। स्कॉलरशिप मिलने के कारण ही उसका एडमिशन इतने अच्छे कॉलेज में हुआ। नंदिनी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। उसे जब भी मौका मिलता वो हेमा का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक बार कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन था। सब लोग बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन हेमा के पास तो कुल मिलाकर 3 जोड़ी ही कपड़े थे। वो उसे ही बदल बदल कर पहन कर आती थी। उस दिन भी वो अपने साधारण कपड़ों में ही आई। ओह माय गॉड नंदिनी, तुम्हारी ड्रेस तो शानदार लग रही है और तुम्हारे इस नेकलेस के क्या कहने। 2.5 लाख का है ये नेकलेस। कल ही लिया है। तभी नंदिनी की नजर हेमा पर जाती है। लो आ गई बहन जी। यार इन लोगों को जरा भी दिमाग नहीं है। इतना बड़ा फंक्शन है, कितने लोग आए हैं और ये आ गई अपने वही मैले कुचैले कपड़ों में। इन लोगों के चलते कॉलेज की इज्जत भी खराब होती है, लेकिन इन्हें कौन कहे। छोड़ न यार, कीचड़ में पत्थर मारेगी तो छींटे खुद को ही पड़ेंगे। हेमा हर बार की तरह अपमान सहकर खामोशी से उन लोगों के पास से निकल गई। इस घटना के 3 दिन बाद की बात है। नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने गई हुई थी। वहाँ सेल्स काउंटर पर उसे हेमा दिख गई। फिर क्या, उसको एक बार फिर से मौका मिल गया। अच्छा ये बहन जी यहाँ काम करती है, चलो जरा कुछ शॉपिंग की जाए। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ उसके काउंटर पर गई। सुनो जरा कुछ लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस दिखाओ। दिखाती हूँ मैडम। बोलो क्या? जी दिखाती हूँ मैडम। हेमा नंदिनी को ड्रेस दिखाने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या 3rd क्लास की चीज दिखा रही हो? अरे मुझे ड्रेस अपने लिए लेना है, तेरे लिए नहीं। मैं तो बेस्ट चीज दिखा रही हूँ मैडम। ये बेस्ट है, इसे तुम बेस्ट कहती हो? इसे तो मेरी काम वाली भी ना पहने। आपको पसंद नहीं है तो मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ। हेमा नंदिनी को कुछ और कपड़े दिखाने लगी, लेकिन हर बार नंदिनी कपड़ों को देखकर मुंह बना लेती। हेमा का धैर्य भी अब जवाब दे रहा था, लेकिन ये तो उसका जॉब था। उसे अपमान का घूंट पीकर भी करना ही था, क्योंकि हेमा के कंधे पर ही उसके घर की जिम्मेदारी थी। उसके घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। पिताजी तो कई साल पहले ही गुजर गए थे। घर का खर्च चलाने के लिए हेमा कॉलेज के बाद मॉल में काम करती। मैडम मैंने आपको सारे फ्रेश स्टॉक दिखा दिए, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आ रहा। आप एक बार क्लियर करिए ना कि आपको कैसी ड्रेस चाहिए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मतलब तुम इतनी देर से टाइम पास कर रही हो मेरे साथ? अभी तक तुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी ड्रेस चाहिए। देखो तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी के लोगों के लिए समय की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो है। रुको अभी मैं मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मैनेजर। नंदिनी ने मैनेजर से हेमा की शिकायत कर दी। मैनेजर ने भी हेमा का पक्ष जाने बिना और नंदिनी का रुतबा देखते हुए उसे ही वार्निंग दे दी, लेकिन नंदिनी का मन इससे कहाँ भरने वाला था। ऐसे लोगों पर वार्निंग का कोई असर नहीं होता है मैनेजर। इसे अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। हेमा लाख गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नंदिनी के दबाव में मैनेजर ने उसकी एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। वो बेचारी मॉल के बाहर जाकर चुपचाप रोने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। हेमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर अपनी माँ और भाई को क्या बताएगी। उसे नई नौकरी कब तक मिलेगी, ये सवाल भी बार बार उसके जहन में आ रहा था। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वो शोर की दिशा में गई तो उसने देखा कि कुछ बदमाश लड़के नंदिनी को छेड़ रहे हैं। एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ रखा है और दूसरा उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। बड़ा घमंड है चोरी तुझे, हैं? अभी तेरा घमंड मिट्टी में मिलाता हूँ। असल में उन लोगों की कार की टक्कर नंदिनी की कार से हो गई थी। नंदिनी उन लड़कों पर भी अपनी हेकड़ी दिखाने लगी। वो सभी शराब के नशे में थे। उसने नंदिनी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। हेमा ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पत्थर उठाया और एक लड़के के सिर पर दे मारा। नंदिनी उसकी गिरफ्त से छूट गई। नंदिनी तू भाग यहाँ से, इन शोधों को मैं अभी मजा चखाती हूँ। हेमा ने बिना ये परवाह किए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है वो उन लड़कों से भिड़ गई के बाल पकड़कर खींचने लगी। उन लड़कों ने हेमा को भी मारा, लेकिन वो तो घायल शेरनी की तरह हो गई थी। कुछ देर बाद उन लड़कों ने भी उसे जमीन पर पटक दिया। इस बीच नंदिनी ने अपने पापा को फोन किया। उसके पापा तुरंत ही पुलिस के साथ वहाँ पहुँच गए। उन सारे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जाने के बाद हेमा खुद से खड़ी होने की कोशिश करने लगी। तभी नंदिनी उसके पास गई और अपने हाथ का सहारा उसे दिया। माफी मांगने का तो मेरा मुंह नहीं है यार, लेकिन फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ कर दे हेमा, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, हद से भी ज्यादा, लेकिन तू तो अलग ही मिट्टी की बनी है यार। कोई नहीं नंदिनी, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं तेरे काम तो आई। इस घटना के बाद नंदिनी बिल्कुल बदल गई। आज नंदिनी और हेमा बहुत अच्छे दोस्त हैं। नंदिनी ने मॉल के मैनेजर से सारी असलियत बता दी। उसने उनसे भी माफी मांगी। हेमा आज भी वहाँ जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई कर रही है।